पिछले वीडियो क्लास में हमने आप लोगों से रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि रिग्रेशन लाइंस दो क्यों होती है, रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस के फार्मूला क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाए गए हैं और रिग्रेशन इक्वेशन से हम क्या प्राप्त करते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से रिग्रेशन लाइन दो होती है उस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन भी दो होते हैं और इसकी सहायता से हम निकालते क्या हैं, हमको मान क्या प्राप्त होता है, इसके विश्लेषण से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास के माध्यम से। जिस प्रकार आपसे अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है लघुत्तरी में कि प्रतिगमन रेखाएं दो क्यों होती हैं, तो इसका एक संक्षिप्त हमने आपको मैटर दिया भी था, फिर भी हम एक बात कर रहे हैं, संक्षिप्त विश्लेषण बताते हैं कि चूंकि दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, सामान्यतः सरल रैखिक जब हम लोग विश्लेषण करते हैं प्रतिगमन का, तो उसमें कौन सा चर कारण है और कौन सा चर परिणाम है ये हमको नहीं मालूम होता। हो सकता है x कारण हो y परिणाम हो या y कारण हो x परिणाम हो, तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि x जो है आश्रित चर है, x जो है स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है, एक कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब y स्वतंत्र चर हो और x आश्रित चर हो। तो जब y स्वतंत्र चर होगा और x आश्रित चर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उस स्थिति में जो इक्वेशन हमको मिलता है वह कहलाता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। और जब x स्वतंत्र चर होता है तो उस स्थिति में हमको जो रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त होता है वह कहलाता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। आइए हम लोग इसको लिखित सूत्र के माध्यम समझते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या है और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या है। रिग्रेशन इक्वेशन दो होती हैं। पहला एक रिग्रेशन इक्वेशन होगा, दो वेरिएबल हम लोग लिए हैं x और y। जब हम y को स्वतंत्र चर मान लेते हैं, स्वतंत्र चर है और x जो है यह आश्रित चर है। अब इस स्थिति में यानी y स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y स्वतंत्र चर और x आश्रित चर की स्थिति में जो इक्वेशन हमको मिलेगा वह कहलाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यानी यह x का y पर प्रतिपगमन समीकरण है, x का y पर प्रतिपगमन समीकरण है। और इस समीकरण का मान कितना होगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू y माइनस वाई बार। अब ये फार्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन का, कब x ऑन y का, जब रिग्रेशन लाइन x ऑन y हो जिसमें y स्वतंत्र चर होगा और x आश्रित चर होगा। उस स्थिति में जो फार्मूला बन रहा है वो हो रहा है x माइनस एक्स बार बराबर r जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू y माइनस वाई बार। यहाँ x बार प्रयोग हुआ है, y बार प्रयोग हुआ है। यह जो दो मान दिए गए होंगे x और y, उनकी माध्य वैल्यू है। x का माध्य वैल्यू हो गया x बार और y का माध्य वैल्यू हो गया y बार। जो r है यह दोनों के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट काम करता है। यह जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है यह x का मानक विचलन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है यह y से निकाला गया मानक विचलन है। अब दूसरा इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वह हो जाता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। यानी y का x पर प्रतिगमन समीकरण। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा y माइनस वाई बार इक्वल टू r टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स बार। यह इक्वेशन जो है वह रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है और यह जो इक्वेशन है वह इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। दोनों फार्मूले देखिए। जब हम रिग्रेशन, ये आपको सिंपल याद करने का बड़ा अच्छा तरीका हम बता रहे हैं।
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई निकालते हैं तो उस स्थिति में एक्स हमारे लेफ्ट साइड में एक्स माइनस एक्स बार, वाई राइट साइड में वाई माइनस वाई बार, और उसके साथ गुणांक क्या लगा हुआ है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जब वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स लिख रहे हैं, उस स्थिति में वाई माइनस वाई बार लेफ्ट साइड में है और एक्स माइनस एक्स बार राइट साइड में है, और उसके साथ गुणे में लगा हुआ है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब इतना आपको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होगा। जब ये कह रहा है कि इक्वेशन हमको मिल रहा है एक्स ऑन वाई, तो हमको एक्स यहाँ लेफ्ट में लिखना है, वाई राइट में लिखना है। जब वाई ऑन एक्स है तो वाई को लेफ्ट में लिखना है, एक्स को राइट में लिखना है। इतना क्लियर। अब ये अलग चीज़ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो गुणे में लगा हुआ है इसमें भी एक भिन्नता है। जब एक्स लेफ्ट में है तो उस स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे है। और जब वाई लेफ्ट में है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स निकाल रहे हैं, उस स्थिति में आर के साथ जो गुणांक लगा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये दोनों इसी मात्रा में भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ऊपर है, यहाँ पर एक्स नीचे है, यहाँ पर वाई नीचे है, यहाँ पर वाई ऊपर है। ये जो गुणांक है इसको बोलते हैं ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है, और इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। इसको लिखते हैं बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बी एक्स वाई। अगर यह बी एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और बी वाई लिखा हुआ है, बी वाई एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। इस तरह पढ़ेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा आर टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और जो दूसरा है बी वाई एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब अगर इन दोनों का हम गुणनफल कर दें, ये दो संबंध हमको मिले हैं, दो सूत्र हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें अक्सर आपसे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एक समीकरण आपको ये बना, ये समीकरण है रिग्रेशन इक्वेशन, दो समीकरण हो गए, इस दोनों समीकरणों में हमने एक संबंध देखा, ये संबंध ये है, इसके आधार पर भी एक नया संबंध हम बना रहे हैं। देखिए, अगर इन दोनों समीकरणों का हम आपस में गुणा कर लें, यानी बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नीचे कट गया, यहाँ बचा आर का गुणा आर स्क्वायर हो गया, यहाँ हुआ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, अर्थात आर इक्वल टू हो गया बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन। अर्थात कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका मान उन दोनों वेरिएबल्स के रिग्रेशन कोफिशिएंट के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक नया सूत्र आपको मिल गया, याद रखना चाहिए, कभी पूछ लिया, मान लिया कहता है कि बी एक्स वाई का मान 0.64 है, बी वाई एक्स का मान 1 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी। इस स्थिति में आप फार्मूला लगा देंगे, चूँकि आर बराबर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स स्क्वायर रूट, तो बराबर 0.64 इंटू 1 यानी 0.64 करने में यानी 0.8, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर दोनों रेखाओं हमको दिए गए हैं तो उसकी सहायता से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया गया हो तो और रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया हो, तब भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये संबंध है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, दोनों समीकरण रिग्रेशन कोफिशिएंट के, और यह संबंध भी आपको याद होना चाहिए। इसी से संबंध बनाया गया है आर बराबर। अगर नहीं भी याद है तो इससे आप गुणा करके तुरंत तत्काल निकाल सकते हैं। इतना भी आप सिंपल सा एक लाइन का है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बराबर हो जाता है दोनों रेखाओं के रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणोत्तर माध्य। अब जैसे एग्जाम्पल है कि यदि दो प्रतिगमन समीकरण क्रमशः 8x माइनस 10y बराबर माइनस 66 और 40x माइनस 18y बराबर 214 हैं, तो x और y के माध्य मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी छोटा सवाल आ सकता है। तो जो
ये रिग्रेशन इक्वेशन दिए गए हैं। जब इन दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को हम कल, कोई भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन हो, उन रिग्रेशन इक्वेशन को हल करने पर x और y की जो वैल्यू मिलती है, युगपत समीकरण तो सॉल्व करते हैं हम लोग, x और y की जो वैल्यू मिलती है वही उनका माध्य मूल्य ही होती है। तो जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे, सिंपल युगपत समीकरण से हल करते हैं, और x और y की जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू ही उसके माध्य होती है। जैसे इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 40x माइनस 50y इक्वल टू माइनस 330। इसकी वैल्यू, दूसरा समीकरण एज इट इज लिखे हैं, माइनस 18y इक्वल टू 214। एक में से 2 घटा दिए, ये 40x घटा, ये 50 में से y ये आपका घटा, 32y माइनस के साथ हुआ, इक्वल टू हो गया माइनस 544। तो y इक्वल टू हो गया 544/32, इसकी वैल्यू हो गई 17। तो ये जो y की वैल्यू आई है ये यही y बार होगी, y बार बराबर 17। इसी तरह y का मान हम किसी एक इक्वेशन रख देंगे तो हमको x बराबर मिल जाता है, x बराबर मिल गया 13, और यही वैल्यू x बार की वैल्यू होगी, x बार बराबर 13। अर्थात जो आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिए गए हैं, रिग्रेशन इक्वेशन अगर दिए गए हैं तो उन दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x और y की जो वैल्यू मिलती है वह वैल्यू उनका माध्य वैल्यू ही कहलाती है। उसमें आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है कि हमको माध्य वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक सवाल दिया गया है, समय आपको बचाने के लिए हम एकदम सवाल सॉल्व करके तब आपको दिखा रहे हैं। ये सवाल कह रहा है कि आगरा की कुछ वैल्यू दी गई है और उसके संगत दिल्ली में उसका महत्तम संभावित मूल्य क्या होगा। मान दिया गया कि माध्य मूल्य दिया गया है, यानी 25 आगरा में, दिल्ली में 67। स्टैंडर्ड डेविएशन आगरा का 2.5 है, दिल्ली में 3.5 है, और दोनों का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है 0.8 प्लस। अब आप मान लेते हैं कि आगरा के मूल्य को हम x से लिख लेते हैं और दिल्ली के मूल्य को y से लिख लेते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि प्रतिगमन समीकरण का भी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम प्रतिगमन समीकरण का क्या उपयोग करते हैं। तो इसका एक उपयोग सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको दोनों चरों के स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों के मीन वैल्यू आपको ज्ञात हों और दोनों के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात हों, तो और साथ में एक स्थान की कोई वैल्यू ज्ञात हो, तो हम उसी के संगत दूसरे स्थान की वो वैल्यू रिग्रेशन इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आगरा के वैल्यू को x से लिखा गया, दिल्ली के मूल्य को y से लिखा। x बराबर 65, y बराबर 67, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3.5, r बराबर 0.8। अब चूंकि कह रहा है दिल्ली का हमको मूल्य ज्ञात करना है और आगरा का हमको मिला है, तो दिल्ली का मूल्य हमको ज्ञात करना है तो हम y वाला लेफ्ट में लिखेंगे, यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y लिखेंगे। y माइनस वाई बराबर ये, और सबकी वैल्यू रखा हमने, तो y बराबर हमको मिल गया 5.6 प्लस 67 72.6। यही आंसर हो गया कि आगरा में जो 70 रुपये मूल्य है उसके संगत दिल्ली में मूल्य कितना होगा, 72.6। इसी तरह अक्सर सवाल में आपसे पूछ लेता है कि पति की आयु दिया है, पत्नी की आयु। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दे दिया है कि पति की आयु अगर ज्ञात करें जबकि पत्नी की आयु 12 वर्ष हो, फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है पत्नी की आयु बताएं, प्रत्याशित आयु बताएं जबकि पति की आयु 33 वर्ष हो। तो आपको दोनों इक्वेशन इसमें फिट करने होंगे, क्योंकि एक बार x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू निकालनी है, और एक बार y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमको समस्या में x बार, y बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और कोरिलेशन कोएफिशिएंट r ज्ञात हो, तो हम आसानी से रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, या रिग्रेशन इक्वेशन बनाकर उसकी सहायता से अपने मान, अभिष्ट मान प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सब चीज़ें हमको नहीं मिली हैं, नहीं दिया गया है, x बार की वैल्यू नहीं है, y बार की वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू नहीं है। तो उस स्थिति में हम न्यूनतम वर्ग विधि का फार्मूला यूज करते हैं प्रतिगमन समीकरण निकालने के लिए। आइए जानते हैं उसका सूत्र क्या है। इसको हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, केवल एक सूत्र इसको कैसे जनरेट हुआ इसको बात करते हैं। तो मान लीजिए जैसे एक कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि जब हम रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ये तब है जब y x एंड y है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y है। उस स्थिति में मान लेते हैं जो हमारा समीकरण है वह है x बराबर a प्लस बी वाई, रिग्रेशन इक्वेशन इस रूप में लिखा गया है। तो अगर रिग्रेशन इक्वेशन इस तरह है जो कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y दिखा रहा है, उसको शो कर रहा है, तो उस स्थिति में न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा हम जो प्रतिगमन समीकरण प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास आता है वो ये होता है, फार्मूला हम पहले लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं, सिग्मा x इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम्स सिग्मा वाई, और दूसरा फार्मूला होगा
सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू एन टाइम्स सिग्मा वाई प्लस बी टाइम सिग्मा वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इसी का पार्ट और ये दूसरा पार्ट होता है। और देखिए ये जो रिग्रेशन इक्वेशन जो हमको मिला है जो न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा, ये हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे और इन दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2 हमको चर मिल रहे हैं, 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं ए और बी। ये दोनों का हम मान निकालेंगे और दोनों का मान ज्ञात करके हम समीकरण लगा देंगे तो हमको रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों ए और बी को मान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो ए और बी के हमको मान मिल जाएगा, फिर हम उसको इन वैल्यूज़ के साथ रख देंगे तो हमको रिग्रेशन इक्वेशन इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा अगर हम लिखते हैं बी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स के रूप में अगर है तो मान लीजिए वो समीकरण है हमारा वाई प्लस वाई बराबर सी प्लस डी एक्स है, ये समीकरण है। उस स्थिति में जो न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा फार्मूला हमारा जनरेट होता है वह होता है सिग्मा वाई, इसी तरह बिल्कुल सिग्मा वाई इक्वल टू एन टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स सिग्मा एक्स, और दूसरा इसका फार्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू एन टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस डी टाइम सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका दूसरा पार्ट होगा। यह जो दोनों इक्वेशन बने हैं यह वाई एन एक्स के लिए बने हैं और ये जो दोनों इक्वेशन बने हैं ये एक्स एन वाई के लिए बने हैं। इसको याद करने के लिए तरीका हम बता दें, बहुत आसान सा तरीका है। आपको देखिए केवल आपको समीकरण याद रखने हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एन वाई है तो आपने लिखा एक्स बराबर ए प्लस बी वाई। अब इसके लिए दोनों समीकरण आप रटने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहले ध्यान दीजिए पहले स्टेप में हम सिर्फ सिग्मा लगाएंगे। तो यहाँ हमने सिग्मा लगाया तो हो गया सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा ए का मतलब ए कांस्टेंट हुआ और सिग्मा 1 बचा, तो सिग्मा ए 1 का मतलब 1 1 1 प्लस एन टाइम्स लिखेंगे तो उसकी वैल्यू एन हो जाएगी, तो ए इंटू एन यानी एन इंटू ए हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है बी को बाहर किया वाई का सिग्मा होगा तो बी टाइम्स सिग्मा वाई हो गया। देखिए आपका पहला इक्वेशन बिल्कुल याद हो गया। अब इसका दूसरा रूप कैसे बना, जब इधर x है तो हम y से गुणा कर देंगे, इस समीकरण के दोनों तरफ हम y से गुणा कर देंगे। देखिए जब यहाँ हमने y से गुणा कर दिया तो हमारे पास हो गया सिग्मा एक्स वाई बराबर हो गया n टाइम्स सिग्मा y प्लस b टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर। देखिए ये दूसरा समीकरण बन गया। सेम इसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, y बराबर c प्लस डी एक्स हम लिख लेते हैं और फिर दोनों तरफ एक बार सिग्मा लगाते हैं तो हमको पहला समीकरण मिल जाएगा सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा सी यानी सी इंटू सिग्मा 1 यानी एन सी प्लस डी टाइम्स सिग्मा एक्स, डी कांस्टेंट इसलिए बाहर हो गया। फिर पहला हमको मिल गया और जब दूसरा मिलना होगा तो हमको चूँकि यहाँ वाई है तो हम एक्स से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ सिग्मा एक्स वाई बराबर यहाँ हो गया एन टाइम्स सिग्मा एक्स, क्योंकि हम सिग्मा एक्स से गुणा कर रहे हैं, प्लस डी टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये देखिए दूसरा समीकरण हमको मिल गया यहाँ पर। तो इन दोनों समीकरणों को याद करने का हमने तरीका आपको बताया बड़ा सिंपल वे में। अगर आपको इक्वेशन याद है तो इन इक्वेशन की सहायता से उनको आप सूत्र जनरेट कर सकते हैं। अब इन दोनों जो सूत्र हैं दोनों इक्वेशन के दो सूत्र, इन दोनों को दिमाग में आप रखे रखें और फिर रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, जैसे इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी गई होगी। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है। मान लीजिए कह रहा है कि एक्स बराबर 1 2 3 4 5, वाई की वैल्यू दे रहा है 7 8 10 12 13 इस तरह करके दे रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सिग्मा एक्स की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका योग आप कर लीजिएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। इसका योग कर लेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा। फिर आपको चाहिए सिग्मा एक्स वाई चाहिए तो एक कॉलम में आप एक्स इंटू वाई बना लीजिए और उसका जब योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स वाई, यानी जैसे एक में 7 का गुणा 7, 2 में 8 का गुणा 16, 3 में 10 का गुणा 30, 4 में 12 का गुणा 48, 13 में 5 गुणा 65 इस तरह। फिर आपको देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो एक कॉलम आप बना लीजिए एक्स स्क्वायर का, यानी जैसे 1 है 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 इस तरह इसका जब योग करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। फिर एक कॉलम आपको वाई स्क्वायर का चाहिए तो आप जैसे वाई है 7 7 49 इस तरह, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, 12 का 144, 13 का 169 इसका जब योग करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू बारी बारी से पहले इसमें रख दीजिए
जब इसमें रख देंगे तो हमको a मिल जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b की जो वैल्यू मिल जाएगी फिर हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमको x ऑन y का समीकरण मिल जाएगा। x इधर रहेगा और y करके यहाँ कुछ आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इन समीकरण में, तो इन समीकरण में रखेंगे तो हमको c और d की वैल्यू मिल जाएगी। जब c और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो c और d की वैल्यू से हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं जो कि y के रूप में रहेगा। इस तरह y इक्वल टू इस तरह कोई इक्वेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y हो जाएगा और ये इक्वेशन जो हो जाएगा ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो जाएगा। इससे संबंधित हम क्वेश्चन आपको अगले क्लास में कराते रहेंगे और आपको कुछ मटेरियल भी भेजते रहेंगे ताकि आप इस तरह के सवाल को अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिए और आपका एग्जाम में बहुत छूटने न पाए।